आज हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने अध्ययन किया था शिक्षा एक जो वट वृक्ष के समान खड़ी स्थिति में है, वृहद स्थिति में है, विकसित स्थिति में है। उसमें 4 प्रश्न हमारे मन में आते हैं। वो 4 प्रश्न कौन कौन से हैं? क्या, क्यों, कब, एक क्या, क्यों, कब क्यों, और क्या, कब और कैसे। क्यों, कैसे क्या, जी? कब और कैसे। तो जो जी। पैटर्न है इसका, चूंकि ये क्यों, क्या, कैसे वाला सिस्टम सेकंड सेमेस्टर में भी चलेगा, तो सबसे पहला प्रश्न आता है क्यों का। मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क जो उत्पन्न होता है तो वो क्यों का प्रश्न है। शिक्षा क्यों दी जाए या क्यों ली जाए। आप लेने वाले हैं और मैं देने वाली हूँ। कल को आपको देने वाले की स्थिति में आना है और आपके विद्यार्थियों को लेने वाले की स्थिति में आना है। तो देने वाले को सोचना है कि मैं शिक्षा क्यों दूँ, और लेने वाले को शिक्षा के बारे में सोचना है मैं शिक्षा क्यों लूँ। मैं मीनाक्षी मैडम से ही क्यों पढ़ूँ, मैं किसी अन्य से क्यों नहीं पढ़ूँ। मैं मीनाक्षी मैडम से ही इसे क्यों समझूँ, किसी अन्य से क्यों ना समझूँ। तो ये क्यों प्रश्न जो आपके पास आ रहा है, मुझे आपसे क्यों जुड़ना चाहिए छुट्टी में भी, मुझे अवकाश के दिनों में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों करवाने चाहिए, जबकि आप जानते हैं हर व्यक्ति अवकाश की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि अवकाश का दिन आएगा तो मैं थोड़ा सा क्या होऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, आराम करूंगा। लेकिन हम फिर भी इस धारा से अगर जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्यों नामक प्रश्न आवश्यक रूप से मेरे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ होगा, और उस क्यों ने ही मुझे कहा होगा कि भाई इनको ये करवाना इसलिए आवश्यक है, प्रश्न का जवाब भी दे दिया होगा। अगर आप गतिविधि से जुड़ रहे हैं, अभी सुमन ने अटेंडेंस लगाई थी तो मैं देख रही थी कि उसमें कुछ ही बच्चे जुड़े हुए थे, और अभी भी हम जुड़े हुए हैं तो कुछ ही बच्चे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है ग्रुप में आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा कि शिक्षण अधिगम की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, आप जुड़ सकते हैं। तो मुझे क्यों जुड़ना चाहिए, ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में आया होगा, इसलिए आप जुड़े हैं। जितने भी यहाँ पे मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे? 9 लोग मैम, 9 लोग। तो 10 लोग 9 मैम। लोगों को सोचो, 50 लोगों में से कम उस कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितने लोग जुड़े हुए थे? 15, 16 थे मैम। 16-17 लोग थे। 16-17 में से केवल आप 9 लोगों के मन में ही ये प्रश्न आया कि हमें क्यों जुड़ना चाहिए। मैडम ने 12 बजे का निर्देश दे रखा है, जबकि सुमन तो खाना भी बना रही हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक, या कोई खाना भी खा रहा होगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन मुझे जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए, ये प्रश्न आवश्यक रूप से, वो भले ही लिख ना पाए लेकिन कानों में कुछ ना कुछ अक्षर तो पढ़ रहे होंगे ना। वो प्रेशर कुकर की खटर पटर हो रही होगी, वो तड़के की चटर पटर हो रही होगी, लेकिन उसके मध्य में कुछ ध्वनि अगर कानों में पड़ रही है तो ये उस क्यों ने ही आपको प्रेरित किया कि मुझे 12 बजे क्यों जुड़ना चाहिए। 2 भी जुड़ेंगे तो मैंने कह दिया कि 12 बजे मैं आपसे जुड़ूंगी, तो इसका अर्थ है मुझे कक्षा लेनी है। अब आपने सोचना है कि मुझे क्यों लेनी है, क्यों पढ़ना है मुझे। जब क्यों आपको उत्तर देता है, चूंकि मैडम आज उससे आगे बताएंगी, और उससे आगे क्या है, चूंकि स्लाइड तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन उस स्लाइड में वो लिखा क्यों हुआ है इसका जवाब तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं मैडम को आज क्या करूँगा, सुनूंगा। यही जवाब आपकी अंतरात्मा ने आपको दिया होगा। तो क्यों ने कहा, चूंकि उस सत्य को जानना है जो सत्य इन शब्दों के पीछे छुपा हुआ है, जो स्लाइड में अंकित कर दिए गए हैं। अब जिसने कहा अध्ययन सामग्री तो आई हुई है, उसको मैं रटूंगा, उसको पढ़ूंगा और उसको वैसे ही बनाकर पेपर में देकर आ जाऊंगा, काम समाप्त हो गया। तो हम उन 18 स्लाइड को, आज दूसरा दिन हमारा यहाँ पर कक्षा का है, उस स्लाइड पर हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो उन अक्षरों के पीछे क्या सत्य छुपा हुआ है उसको जानने के लिए। और मैं आपसे जुड़ रही हूँ
कि स्लाइड में वो अंकित किस लिए किया गया, आपकी क्या उपयोगिता है आपके लिए उस चीज़ की, आप उसको समझें। अगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पाए, मैंने आपसे पूछा कि शिक्षा आपके लिए क्या है और आप उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इन कथनों को सुनने के बाद आवश्यक रूप से आप अपना एक विचार बना पाएंगे कि अब शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए। तो मुझे ये जवाब मिला कि मुझे आपसे जुड़ना चाहिए। जब ये चीज़ आती है तो दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कैसे। क्यों के बाद आता है कैसे। अब कैसे मैं उसको समझूंगा, कैसे मैं उसको समझाऊंगी, ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। तो कैसे के लिए आपने कहा अगर मैडम स्क्रीन शेयर कर दे और केवल भाषण ही भाषण ना दे और स्क्रीन पर हमें कुछ लिखा हुआ मैटर, चित्रित मैटर दिखाई दे, तो मैं उस कंटेंट को और अच्छे से समझ सकता हूँ। मैडम दृष्टांत दे तो मैं उस प्रकरण को अच्छे से समझ सकता हूँ। और मैंने ये सोचा कि मैं स्क्रीन तो शेयर करूँगी और उसको केवल पढ़ के सुना दूँ, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला। तो मुझे पेन ढूंढनी चाहिए ताकि जब मैं कुछ बोलूँ तो मैं उन अक्षरों पे पेन चला सकूँ और मैं विद्यार्थी को उस चित्र की तरफ लेकर जा सकूँ जो उसके मस्तिष्क पर अंकित होगा और उसके ज्ञान को स्थायी कर देगा। तो हम दोनों ने अपनी अपने तरीके से कैसे को सोचना शुरू किया। तीसरा प्रश्न आया क्या। जब क्यों और कैसे समाप्त हो जाता है तो क्या, अब क्या देना है मुझे आपको। मैंने उसमें लिख दिया कि भाई ये वृक्ष बना हुआ है और वृक्ष को दिखा दिया शिक्षा का तात्पर्य। अब वो वृक्ष क्या बता रहा है, आपने कहा इसमें शिक्षा के तात्पर्य में मैडम ने वृक्ष क्यों लगा दिया, तो उस वृक्ष से मैं आपको क्या देना चाहती हूँ, क्या दर्शाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा विद्यार्थी को किसी सोसाइटी का टीचर बनना है, किसी गांव का अध्यापक बनना है, कहीं गरीब और अमीर दोनों के बच्चों को पढ़ाना है, सभ्य और असभ्य दोनों के बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे में मेरे टीचर्स को वो जिस सोसाइटी के लिए तैयार किया जा रहा है वो सोसाइटी के नियम कायदे कानूनों को जानता है कि नहीं जानता है। अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आपको कह दिया कि आपको बहुभाषावादी होना पड़ेगा, क्योंकि एक कक्षा में बहुभाषिक विद्यार्थी बैठे होते हैं और ऐसी स्थिति में आप केवल एक ही भाषा को बोलना जानते हैं तो उससे विद्यार्थी को कहीं ना कहीं समझने में क्या होगी, असुविधा होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको जिस क्षेत्र में नियुक्त किया जा रहा है वहाँ की मातृभाषा का आना आवश्यक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सबकी मातृभाषा क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई गढ़वाली बोलता है, कोई कुमाऊनी बोलता है, कोई जौनसारी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई ब्रिजी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, उड़ुप्पी की भाषा बोलता है। सबकी भाषा अलग अलग है कि नहीं है। और अगर ऐसी भाषा का कोई विद्यार्थी हमारे पास आ जाए और अपनी भाषा में वो बात कर रहा है तो हम पूर्ण विद्वान तो नहीं उन भाषा के, लेकिन सामान्यतः हम उसे बोलना जाने, ये हमको सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए कोई भी कल्चरल इवेंट्स आपके सामने इसलिए आयोजित किया जा रहा है। मान लीजिए कल हिमाचल के बच्चों ने कहा कि हिमाचल में दीपावली का उत्सव इस तरीके से मनाया जाता है, और कहीं कल को आप जब सेंट्रल टीईटी का टेस्ट क्लियर कर देंगे और आपने सेंट्रल स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है, हिमाचल में आपकी पोस्टिंग हो गई और आपको त्योहार चूँकि अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को सेलिब्रेट करवाना है और आप ये कहेंगे मैं तो हिमाचल का हूँ ही नहीं, मैं तो उत्तराखंड का हूँ, मैं तो पंजाब का हूँ, मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो झारखंड का हूँ, मुझे कहाँ से पता होगा कि हिमाचल में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि आप जाने किस क्षेत्र में किस चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल आपने गोवर्धन जो पूजा का पर्व है उसे सेलिब्रेट किया तो आपके ग्रुप में 3-4 फोटो आए क्योंकि 2-3 बच्चों ने ही उसमें मेहनत की। अब आप चाहें तो उस बच्चे से विशिष्ट ज्ञान ले सकते हैं। हमारा कर्तव्य
डायरेक्शन देना है, उस डायरेक्शन से ज्ञान का वृद्धि करना, सृजन करना, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन उसमें ये कहना कि भाई पूरा आप यहाँ यूपी लेके आ जाओ, क्यों केवल गोबर का एक उपला आप हमें दिखा रहे हो, पूरा यूपी दिखा दो। छठ पूजा के दिन कह दो कि पूरा बिहार यहाँ लेके आ जाओ, और किसी बैसाख की पूजा के दिन कह दो कि पूरा पंजाब यहाँ लेके आ जाओ। ऐसी स्थिति में अगर आपकी नियुक्ति पंजाब में हो जाती और आपकी कक्षा में वो सब कुछ आपको बट रहा था, तो ये तो वही स्थिति हुई कि शिवजी जी और पार्वती जी में क्या लग गया, शर्त लग गया कि शिवजी जी ने कहा कि भक्त के किस्मत में धन नहीं है, पार्वती जी ने कहा कि वो अनन्य भक्त है, आपको उसको देना ही पड़ेगा। और सारी स्थितियाँ अच्छी रही, दोनों अपने अपने तरीके से प्रयत्न करने लगे कि एक भक्त जागृत अवस्था में ने, दूसरे को पता था कि इसके भाग्य में ये चीज़ नहीं है, और मेरी धर्म पत्नी मुझसे क्या कर रही हैं, उनके प्रेमवश जिद कर रही हैं कि नहीं, आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। तो सारी रास्ते में तो भक्त ठीक रहा, जहाँ पे धन की पोटली आई वहीं पे उसने कहा कि क्यों ना एक अंधे की तरह चलने का प्रयत्न करूं, अंधा कैसे चलता है। और ठीक वहीं पर आते ही जहाँ पे बहुत अपार धन संपत्ति रखी हुई थी, वहीं पर वो अंधे की तरह आंख बंद कर कर चलने लगा। तो ये वही स्थिति हुई कि ज्ञान जब हमें दिया जा रहा है कक्षा में, तब हम उसे लेने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम वास्तविक स्थिति में पहुंच गए तो हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है, चूँकि हमारे भाग्य में ये चीज़ थी ही नहीं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का रोल यही होता है कि हम अपने विद्यालय को, जो लघु समाज का रूप कहा जाता है, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप हुआ करता है। समाज की भिन्न भिन्न जातियाँ, प्रजातियाँ, संप्रदाय, संस्कृतियाँ, भाषा, पहनावा, खान पान, वो सारी एक ही कक्षा में होती है। और इसीलिए राष्ट्र के जितने भी राष्ट्रीय लोक पर्व होते हैं उन्हें आयोजित किया जाता है, ताकि अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, प्रजाति के लोग एक दूसरे की संस्कृति का परिचय रख सकें, और जब वो इस क्षेत्र में जाएं तो उसका सम्मान कर सकें। जब आप स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, 2 दिवस जब आप सेलिब्रेट करवाते हैं और लाल किले में आप ध्वजा फहराते हैं, तो आपका अतिथि कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जब हम राष्ट्रगान करते हैं, वो क्या बैठा रहता है कि अपनी कुर्सी पे? उसको पता है इनका नेशनल एंथम बोला जा रहा है, और जब नेशनल एंथम होगा तो भारत के लोग गर्व से अपने सीने को चौड़ा कर कर, अपने हाथों को तान कर, पैरों को सही मुद्रा में रखकर, गर्दन को सीधे आगे, दृष्टि आगे कर कर, और फिर अपने नेशनल एंथम का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। आप देखते हैं, जब आप अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो क्रिकेट प्रेमी में जो दोनों टीमें जिस जिस राष्ट्र की होंगी, उस समय दोनों ही राष्ट्रों का नेशनल एंथम वहाँ पर प्रसारित किया जाता है। तो दूसरा राष्ट्र क्या चुप बैठ जाता है दूसरे के नेशनल एंथम में? नहीं मैम, नहीं। सम्मान करते हैं ना हम। तो ठीक वैसे ही जी मैम। अब आपका जो दृष्टिकोण है किसी भी पर्व को सेलिब्रेट करने का, वो केवल एक क्षेत्र विशेष नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं एक कक्षा के अंदर कई क्षेत्रों से आए हुए विद्यार्थियों का अध्यापक बनने जा रहा हूँ। उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसकी बोली अलग हो सकती है, उसका पहनावा अलग हो सकता है, उसका खान पान अलग हो सकता है। तो मुझे सामान्य जानकारी तो उस चीज़ की रखनी होगी। इस दृष्टि से किसी भी पर्व को आपको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। ये हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए, ताकि जब सामान्य चीज़ आए तो मैं उसका उपयोग कर सकूं, उसका प्रयोग कर सकूं। तो शिक्षा ने कहा कैसे? तो कहा जैसे जैसे समाज बदलता रहेगा, जैसे जैसे समाज के आदर्श बदलते रहेंगे, जैसे जैसे समाज के नियम बदलते रहेंगे, वैसे वैसे पढ़ाने का तरीका बदलता रहेगा, पढ़ाने का प्रकरण बदलता रहेगा, पढ़ाने वाला बदलता रहेगा, और उसके नियम बदलते रहेंगे।
बीएड पहले 1 वर्ष का होता था, 2015 से इसे 2 वर्ष का कर दिया गया। 1 वर्ष वाले भी बहुत अच्छे अध्यापक बनते थे और 2 वर्ष वाले भी अच्छे अध्यापक बनते हैं। 1 वर्ष में वो सारी चीज़ें दी जाती थी जो 2 वर्ष में बांट दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों आवश्यकता पड़ी इन 2 वर्षों की? ऐसा क्या था इसमें? तो नियम बदल गया, समय बदल गया। फिर से डिमांड होने लगी कि अब 2 से बढ़ाकर इसको 4 वर्षीय कर दो। 4 वर्ष तक विद्यार्थी में गुण देखा जाएगा, अभिव्यक्ति देखी जाएगी और उसको उस तरीके से तैयार किया जाएगा जो चतुर्वर्षीय बीएड प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। तो जैसे जैसे नीड बदल रही है सोसाइटी की, वैसे वैसे नियम बदल रहे हैं। तो विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे? तो पहले वैदिक काल में पढ़ाने के लिए मौखिक का हम प्रयोग करते थे, लेखन सामग्री नहीं थी, तो हम मिट्टी पर लेखन का कार्य किया करते थे। धीरे धीरे आवश्यकता परिवर्तित हुई तो हमने लकड़ी की दफ्ती का निर्माण करना शुरू किया, ताम्र पत्रों पर लिखना शुरू किया। जैसे जैसे और विकास हुआ तो हमने कागज का इन्वेंशन किया, निर्माण किया, इन्वेंशन किया। जैसे जैसे और विकास हुआ, नीड बदली, तो आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गए। मैंने आपको कहा पीपीटी को टाइप कीजिए, टाइप कर कर पूरा मैटर सजोइए और उसके बाद उसे पढ़ाने तक अपने पास अच्छे से समझिए और उसके बाद जब पढ़ा देंगे तो उसे समूह में प्रेषित कर दीजिए। डिजिटल में हम आ गए सारी चीज़ों के लिए। पहले शिष्य आचार्य के पास गुरुकुलों में जाया करता था। समय परिस्थिति चेंज हुई तो हमने विद्यालयों का निर्माण कर दिया। गुरु भी वहाँ जा रहा है और शिष्य भी वहाँ जा रहा है, दोनों के दोनों। फिर समय चेंज हुआ, आज आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ और हम कक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज की नीड, आवश्यकता, नियम और परंपराएं क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। इसकी आवश्यकता है वर्तमान को, और अगर हम इसके साथ दौड़ेंगे नहीं तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। और जब आप इसको समझ गए कि क्या आवश्यकता है, कैसे करना है, सब कुछ कैसे नियोजित करना है, तो अंतिम प्रश्न आता है कब? ये कब करेंगे आप? जब जब परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जब आपको लगता है कि अब चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे ही आपकी घर की फ्रिज पुरानी होती है तो आपको लगता है अब यूटिलाइज नहीं है, अब धनतेरस आ रहा है, उसमें हम नई फ्रिज खरीदेंगे। किसी के पास सोफ़ा नहीं है तो धनतेरस आ रहा है, कुछ ना कुछ नवीन वस्तु, भौतिक सुख सुविधा की चीज़ को खरीदना होता है, हम उस समय सोफ़ा खरीद लेंगे। जब परिवर्तन की नीड अत्यधिक आन पड़ी तब हमने उसको क्या किया? एडप्ट करना शुरू कर दिया। हमने मौखिक को इसलिए छोड़ा क्योंकि नीड थी लिखित का भी विकास होना चाहिए। हमने लिखित में दफ्ती को इसलिए छोड़ा क्योंकि हम कागज का निर्माण करना सीख गए थे, इसीलिए उसको त्यक्त करना पड़ा, परिवर्तन की आवश्यकता आन पड़ी। हमने कागज को इसलिए छोड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि डिजिटल वे हमारे सामने आ गया है। तो परिवर्तन जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ सारी चीज़ें परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इतना अध्ययन हमने कल किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और प्रकरण को जानेंगे कि प्रकरण आगे क्या कह रहा है। इतना क्लियर हो गया सभी को? जी मैम। जी मैम। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा के अर्थ का। कल हमने जाना कि शिक्षा क्यों दी जाए, कैसे दी जाए, किस प्रकार से दी जाए। तो सामान्यतः 3 भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। त्रिभाषी सूत्र का हम वर्णन करते हैं। त्रिभाषा सूत्र से टीटी में बहुत प्रश्न आते हैं, इसका आवश्यक रूप से अवलोकन कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र में हमने लिया है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों ही लिटरेचर के सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, तीनों ही व्याकरण के सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं। आप संस्कृत के विद्वान हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि संस्कृत में इसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसे कहा गया टू नो, ये धातु वातु सब आप जानते हैं, टू नो। अब ये शब्द टू नो की बात क्यों कर रहा है? तो यहाँ जानने से तात्पर्य
उस चीज को हम शिक्षा कहेंगे या उस ज्ञान को हम शिक्षा कहेंगे जो हमें आत्मा का ज्ञान करवाए, जो हमें ट्रुथ का ज्ञान करवाए, वही शिक्षा है। तो यहाँ जानने से तात्पर्य आपके आत्मज्ञान से है कि आप आत्मा का स्मरण करो, आत्मा का प्रत्यस्मरण करो, आत्मा से पहचानने का प्रयत्न करो। तो बोला विद्यार्थी किसी भी शिक्षा को तब ग्रहण कर सकता है जब उसमें दो क्षमताएं विकसित हों। पहला कि वो ये समझ सके कि शिक्षक मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे क्या समझाना चाहता है, क्यों समझाना चाहता है, किस लिए समझाना चाहता है और इसको समझाकर मुझे मिलेगा क्या। तो वो अपने शिक्षक को जानने का प्रयत्न करे कि मीनाक्षी मैडम दृष्टांत क्यों दे रही हैं, क्यों इसको पढ़ा रही हैं, क्यों इस प्रकरण को फोकस कर रही हैं। जब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे, मुझे समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, आप प्रकरण को नहीं समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप मुझे समझना प्रारंभ कर देंगे, आप मेरे समझाने के तरीके से कनेक्ट होने लगेंगे और मेरे समझाने के तरीके से जैसे ही कनेक्ट होंगे, आप प्रकरण को समझना प्रारंभ कर देंगे। तो पहला कार्य विद्यार्थी का है कि वो अपने टीचर को समझने का प्रयत्न करे कि वो मुझे क्या समझाना चाहता है, आखिर क्या बताना चाहता है इस प्रकरण के माध्यम से। जब तक आप अपने अध्यापक को नहीं समझेंगे, आप प्रकरण को नहीं समझ सकते हैं। और दूसरा जानने से तात्पर्य है वो अपने अंदर अपनी आत्मा में छिपे हुए ज्ञान को समझने का प्रयत्न करे। यानी मैंने कोई दृष्टांत दिया और आपने उसको समझा। अब उसको समझने के बाद आपका क्या इंसाइट विकसित हुआ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, हाँ मुझे समझ में आ गया। तो जो आपने खुद को समझने के लिए प्रयत्न किया उसी को शिक्षा कहेंगे। जब आपका मस्तिष्क क्लिक कर जाए, मैडम ये बताना चाहती हैं, हाँ ये है ऐसा, तो तब आप अपने अंदर से उस प्रकरण से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। आपको मैं कहूँगी कि 10 उदाहरण दो इसके, तो आप आसानी से उसके 10 उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कल का मैंने कहा सामाजिक सरोकार, केवल एक लड़का था राज, उसने कहा सरोकार से तात्पर्य महत्व से है। बाकी सब ने कहा कि इस त्योहार को हम इसलिए मनाते हैं, उसलिए मनाते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन जो टीचर्स ने आपको प्रकरण दिया, क्या हम उस प्रकरण को समझ पा रहे हैं, अर्थात हम प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। उस त्योहार का सामाजिक सरोकार क्या है, इसका अर्थ है हमें सोसाइटी और उसके इम्पोर्टेंस से हमको फुली अपने को कनेक्ट करना था कि ये पर्व सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है, क्यों मनाना चाहिए भाई बहन का ये त्योहार, क्यों आवश्यक है सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है, उसको ये पर्व क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अंगीकृत करना चाहिए। सोसाइटी इससे क्या लाभ प्राप्त करेगी और जो लाभ प्राप्त करेगी उसका क्या इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए, इस पर फोकस्ड आपका सारा का सारा जो 2 मिनट का उद्बोधन था वो फोकस्ड होना चाहिए। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने ये समझने का प्रयत्न किया कि टीचर हमसे चाहता क्या है, तो आपने उसको समझने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया। और अगर आप ये समझने का प्रयत्न करते तो आप चाहते तो उसके अंदर क्या से क्या बात आप कर सकते थे, सारा तो ज्ञान आपके अंदर ही भरा पड़ा है। तो आपने ना मेरी बात समझने की प्रयत्न की, ना आपकी आत्मा की बात को समझने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो आपको आत्मा के दर्शन करा दें कि टीचर क्या बोलना चाह रहा है, ये आत्मा से ही आप अवलोकित कर सकते हो। और मैं उसे कैसे समझ पा रहा हूँ ये भी आप आत्मा से कर सकते हो। तो इस संस्कृत में टू नो का अर्थ होता है शिक्षक को समझने का प्रयत्न करो, अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को समझने का प्रयत्न करो, जिससे कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। इसीलिए संस्कृत में शिक्षा का तात्पर्य है विद्यार्थी को आत्मज्ञान तक पहुंचाना या आत्मज्ञान प्रदान
करना। क्लियर? समझ में आया? जी। ठीक। जी मैम, समझ में आया। जी मैम। इसके बाद हिंदी में इसका तात्पर्य मैं केवल सामान्य बता रही हूँ, क्योंकि हमें विषय के अंदर जाना है। बाकी विस्तृत तो आपको बताएंगे दर्शन शास्त्र वाले कि इसका दार्शनिक इनपुट क्या होता है, इसके अर्थ, प्रकार, डायमेंशन कितने कितने हैं। हम उतना ही लेंगे जितना हमको विषय के अंदर प्रवेश मिल जाए। दूसरा आता है इसका हिंदी में तात्पर्य। तो हिंदी में वही इसमें आ गया कि ये प्रत्यय से बना हुआ है, और इसका अर्थ बता दिया लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना और सिखाना। शिक्षा का तात्पर्य है सीखने और सिखाने से है। तो क्या सीखना और क्या सिखाना? तो कहा अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यह एक प्रोसेस है जिसमें हम लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। प्रोसेस, जिसको प्रक्रिया हिंदी में कहेंगे। और ये प्रोसेस बिना हैबिट के, बिना प्रैक्टिस के पूर्ण नहीं की जा सकती है। आप आज बहुत अच्छे साइकिल चलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन उस साइकिल को चलाने के लिए आपने कितनी चोटें खाई होंगी, आप कितनी बार गिरे होंगे, आपको कितनी बार खतरनाक दर्द हुआ होगा। क्या हम उन सारे अनुभवों को भुला देंगे? नहीं मैम। या डर के हम छोड़ देंगे कि साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे अब हम? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो कठिन लगने वाली चीज भी धीरे धीरे हमें सरल प्रतीत होती है। तो कहा सीखने और सिखाने की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अभ्यास के द्वारा जीवन भर सीखता रहता है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यास उसे जीवन का एक नया अनुभव देता है और एक नया अनुभव उसे ज्ञान का एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हिंदी में सीखने और सिखाने का तात्पर्य प्रक्रिया और अभ्यास से लगाया गया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अभ्यास के द्वारा आजीवन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अंग्रेजी में जब हम गए तो अंग्रेजी में आने से इसको कहा गया कि एजुकेशन, अगर हम इसे कह रहे हैं इंग्लिश में, तो ये शब्द लैटिन वर्ड से बना हुआ है और लैटिन वर्ड है एडुकेटम। इसको अवश्य याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना या किस शब्द से बना हुआ है? तो लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है। और क्या कहा जाता है इसे लैटिन वर्ड में? तो इसका अर्थ है एडुकेटम। एडुकेटम 2 वर्ड से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है फ्रॉम विद इन, यानी कि अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है टू मूव अहेड, यानी कि आगे बढ़ाना। तो कई बार यही प्रश्न पूछा जाएगा, ड्यूको से क्या तात्पर्य है, या ये पूछा जाए एजुकेशन के ई से क्या तात्पर्य होता है। तो ई का अर्थ है फ्रॉम विद इन, यानी अंदर से, टू मूव अहेड ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। और जब हम इन दोनों का अर्थ मिलाते हैं कि क्या अर्थ बनेगा इनका, ई प्लस ड्यूको का प्लस करके, तो इनका अर्थ बनता है अंदर से आगे बढ़ाना या विकसित करना। तो क्या अर्थ होगा इसका, अंदर से आगे बढ़ाना? विद्यार्थी को कमरे के सबसे अंदर लेके चले जाना, कमरे के बहुत आगे लेके चले जाना, वहीं से एक धक्का देना और कहना कि सीधे आगे बढ़ोगे अब, जैसे ही मेरा धक्का पड़ेगा आपको। ये तात्पर्य इसका? नहीं मैम, आत्मचिंतन बढ़ाना है या फिर आप स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऐसे करके स्वयं को अपने आज के स्तर से आगे ले जाना, यही है आप खुद को आगे बढ़ाना। और कोई अन्य? मैम कॉन्फिडेंस बढ़ाना। और चूंकि मैंने तो स्लाइड में लिख दिया है, लेकिन ये तो बहुत वृहद शब्द है और इसमें अंदर से आगे बढ़ाने की बात है। किस अंदर से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? छात्र को छात्र को आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी बनाने के लिए, ताकि वो अंदर से
कमजोर ना महसूस हो। जैसे हम लोग अक्सर शर्माते हैं या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे को सामने आकर के पढ़ाने में ना, जो विषय हमारे को आता है उसको भी हम नहीं ढंग से समझा पाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जगपाल ने कि हमारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को कैसे परोसना है वो नहीं पता चल पा रहा है। इसका अर्थ क्या है? अभी अभी तो हमने जाना कि संस्कृत में कहा गया आत्मज्ञान की जागृति करना, इनिट पावर को आपको क्या करना है? फोर्स प्रोवाइड करना है इनिट पावर को, जो आपकी आंतरिक शक्ति है उसको जागृत करना, आपके आत्म तत्व की जागृति करना, और आत्म तत्व में छुपा हुआ ज्ञान जब जागृत होगा तो वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान करना प्रारंभ कर देगा। तो शिक्षा बात करती है कि सब कुछ हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे अंतस मन में, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, बरमुंडा जिसे आप कहते हैं, मस्तिष्क प्रज्ञा जिसे आप कहते हैं, यहाँ सब कुछ हृदय और मस्तिष्क में दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, और ये इतना अनंत है कि उसका 1% भी हम अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। अगर हमने इसका 100% उपयोग और उपभोग कर लिया तो हम भी प्राचीन कालीन महर्षि ऋषि हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मन की वायु की गति से पहुंच जाते थे। सोचिए, जब सीता स्वयंवर हो रहा है और शिवजी जी के धनुष को राम जी खंडित कर देते हैं, तो परशुराम जी कहाँ बैठे हुए थे? किस जगह पर वो तपस्या कर रहे थे? न जाने कितने किलोमीटर दूर वो कहाँ विराजित थे, कहाँ स्थापित थे, किन पर्वतमालाओं में, कंदराओं में स्थापित हो रखे थे। और जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि उनके इष्ट के धनुष को किसी ने खंडित कर लिया और वो कुपित हो गए, और क्षण भर में जैसे ही वो खंडित हुआ उसकी टंकार भी उनके कानों में पड़ी। उसी टंकार की समाप्ति से पूर्व ही वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां धनुष को खंडित किया गया। आज कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं? बस देर में आई, बस लेट हो गई, 9:30 बजे हम इसलिए नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि हम सब भौतिक जगत के क्या हैं? मनुष्य हैं, भौतिक जगत में विचरण कर रहे हैं। हमने अपने माइंड का 1% भी यूज नहीं किया है, हम इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 100% बातें कर पाते तो मैं तत्क्षण उस जगह पे होता जिस जगह पे मुझे या किसी को मेरी आवश्यकता आन पड़ी है, जैसे हमारे प्राचीन कालखंड में ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो सब कुछ यहाँ छुपा हुआ है, गैलेक्सी यहाँ छुपी हुई है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड यहाँ छुपा हुआ है। इसीलिए तो श्री कृष्ण जी ने अपनी माता को अपने मुख के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की क्या कहते हैं, दृष्टि प्रदान कर दी कि इसको दृष्टिपात कीजिए, देखिए, उसके दर्शन मैं आपको अपने मुंह के अंदर ही करा दूंगा। अब छोटे बच्चे का मुंह कितना छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें अभिव्यक्त कर दी। तो सोचिए, मनुष्य के आंतरिक मन में न जाने कितना ज्ञान भरा पड़ा है। एक शब्द को सुनने के बाद वो कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति दे सकता है। तो यहाँ पर इनके अंदर से कहने का तात्पर्य है, जो आपके अंतर मन में छुपा हुआ ज्ञान है उसको विकसित करना ही शिक्षा का कार्य है, और उसको बाहर निकालने का दायित्व ग्रहण करने वाला व्यक्ति शिक्षक है। वो उसकी उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करेगा। जैसे जगपाल ने कहा, ज्ञान तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का और उस ज्ञान को प्रसारित करवाने का कर्तव्य अब अध्यापक का है कि वो कौन सी युक्तियाँ, कौन सी विधियों से आप में उस क्वालिटी को डेवलप कर रहा है। क्लियर? इन्होंने कहा इसको 2 अर्थ आप और दे सकते हैं। पहला है आपका एडुकियर और दूसरा है एडुशियर। एडुकियर का अर्थ होता है टू ब्रिंग और एडुशियर का अर्थ होता है टू लीड आउट, बाहर निकालना और विकसित करना। तो अंत में इन्होंने कहा, बच्चे की आंतरिक शक्तियों का बाहरी प्रकटीकरण ही शिक्षा है। जब वो अंदर छुपे हुए भावनाओं को व्यवस्थित स्वरूप में परिपक्व मस्तिष्क से किसी के सामने प्रेजेंट कर पाने में सक्षम हो पा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसको इस चीज़ का ज्ञान है। ये
शिक्षा प्राप्त कर चुका है, इसको इसकी दीक्षा मिल चुकी है, ये इसको सीख चुका है, ये इसको आ चुका है। तो इसका अर्थ क्या है? हमारा कार्य है बच्चे के इनिट पावर पर कार्य करना, जो उसके अंदर है, क्वालिटी छुपी हुई है। अगर कोई अच्छा राइटर है तो उसकी राइटर की क्वालिटी को निकालना अंदर से बाहर। अगर किसी में डांसर की क्वालिटी है तो उसे बाहर प्रदर्शित करवाना। किसी में अच्छे वक्ता की क्वालिटी है तो उसको लेकर आना, और जब आप उसको अभिव्यक्ति देते हैं तो वो उसमें अपना कैरियर स्वयं ही बनाना प्रारंभ, मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर चुका होगा। तो सोचो आपके पास, आपके कंधों में कितनी ज़्यादा दायित्व है उसकी आंतरिक शक्तियों पर कार्य करना। आपने बाहर कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, कुरूप दिख रहा है, व्यवहार कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उससे अभी आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सीधे उसके अंतस मन में घुसना है और वहाँ छुपे हुए ज्ञान को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना है। ठीक वैसे ही जैसे गोताखोर गहरे समुद्र के अंदर जाते हैं और वहाँ से मोती, सीपी, मणियाँ निकाल कर लेके आते हैं। कितने गहराई में जाना पड़ता है, जीवन का संकट का भय नहीं है, वापिस आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं है। ठीक गुरु के लिए भी उसका मन उसी गहराई में छुपे हुए ज्ञान को खगाल कर लेके आना, जहाँ घोंगे भी होंगे, जहाँ ऑक्टोपस भी होगा, जहाँ वेल भी होगी, जहाँ शार्क भी होगी, जहाँ सांप भी होंगे, इतने विषैले कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, वृक्ष सभी होंगे। उनसे बचते बचाते आपको वो मोती ढूंढकर बाहर निकालना है। तो ठीक ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में छुपे हुए ज्ञान, कौशल, कुशलता और शक्ति को आपको बाहर प्रकट करना है। तो आपको कितने कष्ट होंगे, क्या होंगे, इन सब की परवाह किए बगैर आपको व्यक्ति को विकसित करने का कार्य करना है। तो इसी का नाम कहा शिक्षा होता है। अब इसका अगर हम अर्थ देखें एजुकेशन, EDUCATION का, तो ई से कहा व्यक्ति को अपने जीवन में निपुणता प्राप्त हो, इसलिए आपकी आवश्यकता है, चूँकि आप उसे निपुण, कुशाग्र बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत का युद्ध होना है तो उनको युद्ध कौशल का ज्ञान होना चाहिए। महाभारत में पापियों को दंड दिया जाना है, वो उसके भ्राता हैं, उसके नाते रिश्तेदार हैं, उसके रक्त संबंधी हैं। अब उसमें आपको मानसिक रूप से निपुण होना पड़ेगा, सुदृढ़ होना पड़ेगा कि भाई पाप और पुण्य में आपको पाप को विजित नहीं होने देना है, फिर वो अपना ही क्यों खड़ा ना हो। आपको उसमें कुशलता प्रदान करने का प्रयत्न करना है। तो शिक्षा उस तत्व का नाम है जो हमें जीवन में निपुणता प्रदान करती है। अगर मैं आज आपको कहूँ कि क्या आप साहित्य में कुशल हैं, ये आप मुझे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आपने उसके लिए इतने वर्षों का जो संघर्ष किया, इतने वर्ष तक जो ज्ञान अर्जित किया, जो कष्ट सहे, उसके बाद अंत में आप मुझे उस चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ मैं इसमें निपुण हूँ। उसके लिए आप मेरी कोई भी परीक्षा लीजिए, मैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप व्याकरण में निपुण हैं? तो आप कहेंगे सिद्धांत कौमुदी का कोई भी खंड आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको उसको विच्छेद कर कर उसका धातु, कारक, प्रत्यय सारा आपको प्रदर्शित कर सकता हूँ। कोई भी एक शब्द आप मुझे दे दीजिए। ये निपुणता हम में आ गई है उस विषय के प्रति, और अब हम उस विषय के विशेषज्ञ बन गए हैं। तो शिक्षा आपको जीवन में निपुणता प्रदान करने का कार्य करती है। डी से डिसिप्लिन, अनुशासित, विद्या ददाति विनय। आप जितने ज्ञानवान होंगे तो आप में रावण की तरह अहंकार नहीं आएगा, बल्कि आप वैसे ही विनयशील हो जाएंगे जैसे कि सुदामा गरीब थे लेकिन ज्ञानी थे, और ज्ञानी थे तो कभी किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, बल्कि ज्ञान से हर कष्ट को क्या करते थे, ताड़ जाते थे। तो शिक्षित व्यक्ति हमेशा झुका हुआ होता है। जैसे एक वृक्ष है तो वो तना हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें फल वल लदेंगे, उसका भार बढ़ेगा तो वो झुकना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही अशिक्षित व्यक्ति तन के खड़ा रहता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति किसके साथ, कहाँ पर, कैसे समायोजित हो जाना है, वो झुककर उसको वैसे ही अंगीकृत कर लेता है।
उसको वैसे ही समायोजित कर लेता है। तो जीवन में ऐसा अनुशासन होना आवश्यक है। तो शिक्षा जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाती जाती है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये प्रभाव पड़ेगा। यू फॉर यूजफुल, शिक्षा हमें बताती है कि मेरे भविष्य का निर्माण इससे होगा कि नहीं होगा। इस कोर्स को मैं करूँगा तो मैं शिक्षा नौकरी लग पाऊँगा कि नहीं लग पाऊँगा, मुझे इससे कोई आर्थिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इससे नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं उसको तभी प्राप्त करूँ। तो शिक्षा वह है जो आपको जीवन की उपयोगिता की तरफ लेकर जाती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सी फॉर क्रिएटिविटी, आपको मैं आटा दे दूं पात्र में भरकर और आपसे कहूं आपको अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर इससे कोई भोज्य सामग्री प्राप्त कर बनानी है, पकाकर बनानी है। तो किसी ने सामान्यतः उससे रोटी बनाई, फुलके बनाए। किसी दूसरे के पास ज़्यादा अच्छा दिमाग था, उसने कहा कि इसके मैं ब्रेड बना सकता हूँ। किसी और के पास और अच्छा दिमाग था, बोला चीला बना सकता हूँ। किसी और के पास और अच्छा दिमाग था, पूरी भी तो बना सकता हूँ। किसी और के पास और अच्छा दिमाग था, इसका पिज़्ज़ा ही बना दूँ, मॉडर्नाइजेशन का भी वो हो जाएगा और हेल्दी फूड भी हो जाएगा। किसी ने कहा इसके मोमोज भी तो बना सकता हूँ। फिर किसी ने कहा इसका हलवा भी तो बना सकता हूँ। किसी ने कहा इसका प्रसाद भी तो बना सकता हूँ। हर किसी ने अपने अपने वस्तु तो मैंने एक ही दी, लेकिन आप देख रहे हैं हर किसी का दिमाग अलग अलग चल रहा था कि इससे मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ जो सामान्य से अलग हो। सामान्य है कि रोटी ही बनेगी, लेकिन जिनके दिमाग ये चले कि भाई मैं उससे चीला बना दूँ, ब्रेड बना दूँ, मोमोज बना दूँ, पूरी बना दूँ, हलवा बना दूँ, तो वो दिमाग सामान्य से कुछ अलग सोच रहा था। तो शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप में वैसे वैसे नवीन क्रिएशन के प्रति भी धारणा बढ़ती जाती है। व्याकरण में किसी ने पहले आपको वर्ण सिखाए होंगे, आज आप खुद एक पद की रचना कर सकते हैं। साहित्य में किसी ने एक वाक्य स्पष्ट किया होगा, आज आप वाक्यों की झड़ी लगा सकते हैं, पूरा एक चैप्टर निर्मित कर कर किसी को दे सकते हैं। ये क्रिएटिविटी है, सामान्य से विशिष्टता की ओर जाना है। हमें ज्ञान मिला, हमने धीरे धीरे इतना विस्तृत कर दिया कि आज कोई मुझे कहे कि इस टॉपिक पर कुछ लिखना है और 10 पेजों का लिखना है तो मैं उसे 20 पेज लिख कर दे सकता हूँ। मुझे अपने विषय की इतनी गहनता से जानकारी है। ए फॉर अवेयरनेस, जागरूकता। शिक्षित व्यक्ति कभी भी सुनी सुनाई बातों पर या गॉसिप के ज्ञान को प्रसारित करने का कार्य नहीं कर सकता है। वो अवेयर रहता है कहाँ क्या घटना घटित हो रही है। अगर आप अपने घर से और यूनिवर्सिटी तक आते हैं तो प्रत्येक को अगर 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा मिल रहा है, अगर आप स्वयं से व्हीकल संचालित नहीं कर रहे हैं, बाइक वाले नहीं हैं, स्कूटी वाले नहीं हैं, तो आपके पास ये अच्छा अवसर है। आप अपने कान में लीड लगाते हैं और गाने बजा देते हैं और फिर आप रास्ते का आनंद लेते हुए अपनी यूनिवर्सिटी पर उतरते हैं। इसको कहेंगे मिसयूज ऑफ टाइमिंग। लेकिन वहीं आपने क्या किया कि आप लीड लगाए, आपके फ़ोन पे नेटवर्क है, नेट चल रहा है, तो आपने वहाँ पर क्या प्रयोग किया, आप गए स्तर पर क्या चल रहा है, आज राज्य स्तर पर क्या चल रहा है, आज हरिद्वार में क्या घटित हो गया। आप सामान्य घटनाओं से यदि परिचित नहीं होंगे तो आपको कक्षा में पढ़ाने के लिए दृष्टांतों की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है उन बच्चों से, समाज की परिस्थितियों से पढ़ाते पढ़ाते दृष्टांत देते हुए उनको जागरूक करना है। लेकिन आप तो गाने सुनते हुए आते हैं कि कौन सा गाना ट्रेंड में चल रहा है, क्या चल रहा है। तो क्या टीचर को कक्षा में बच्चों को गाने पढ़ाने हैं क्या? बताइए। नहीं मैम। उसे सोसाइटी को पढ़ाना नहीं, सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो आपके डिपार्टमेंट में न्यूज़पेपर आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 आते हैं, और बाहर आपके कमरे के बाहर आपको एक
रखा हुआ पोडियम टाइप का एक तिकोना सा एक क्या कहते हैं उसको, वस्तु दिखाई देती होगी, दिखी है कि नहीं दिखी है? जी तो वह ऐसी धूल खा रही है, क्या उपयोगिता है उसकी? उस पर रख करके न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा अभी तक न्यूज़पेपर उसमें रखकर? वहाँ उसके पास एक भी न्यूज़पेपर नहीं है अभी तक। नहीं मैम। है ना, उसके पास एक भी नहीं रहता है। तो वो न्यूज़पेपर आपके लिए ही तो आ रहे हैं कि आप जब प्रातः अपनी प्रार्थना सभा में खड़े हों तो आपको समय नहीं मिल पाया, आप किन्हीं किन्हीं कार्यों में व्यस्त थे, तो आप जाने सोसाइटी में क्या चल रहा है। आपको, आपके लिए नियम है प्रार्थना सभा का कि आपको एक राष्ट्रीय समाचार बोलना है, एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार बोलना है, एक खेल से संबंधित, एक राज्य से संबंधित, एक जिले से संबंधित और एक क्षेत्र से संबंधित समाचार आपको नित्य प्रतिदिन कक्षा में संबोधित करते हुए देना है जब आप प्रार्थना सभा में खड़े होंगे। तो क्या समाचार बोला जाता है आपकी प्रार्थना सभा में? नहीं बोला जाता, कभी नहीं बोला जाता। तो आपके पेपर जो डिपार्टमेंट में आते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जाएं, जिसने द्वार खोला है उसको कहें कि एक न्यूज़पेपर यहाँ पे लगा दें। सुबह नहीं मिल पाया, ब्रेक टाइम में कई सारे बच्चे मोबाइल लेकर लटक के सोकर मोबाइल चलाते रहते हैं, उस समय उसको पढ़िए, रीड कीजिए, उससे हो सकता है उसमें आपके लिए कोई जॉब के लिए कोई वैकेंसी आई हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके लिए आवश्यक है जाननी, वो उस अखबार में उस समय दी गई हो और हम अपनी व्यस्ततम कक्षाओं से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको समय को चुरा कर उसको पढ़िए कि क्या घटित हो रहा है वहाँ पर। और रोज़ आदत डालनी है कि आप अखबार आवश्यक रूप से पढ़ें, चूँकि एजुकेशन के एक का अर्थ ही है अवेयर होना, जागरूक होना। किसी ने हमको भड़काया कि चलो दंगे में चलना है और हम बिना जानकारी के कहाँ खड़े हो गए, जाकर वहाँ खड़े हो गए, तो इसको जागरूकता नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। और दूसरा कथन कहते हैं कुल्हाड़ी अपने पैरों पर ही मारना। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, आपको जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। तो एक टीचर का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। टी फॉर ट्रूथ, सत्य। मैंने आपसे कहा आपका कथन केवल आपके एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक छात्र के लिए नहीं, बल्कि वो सभी छात्रों के लिए होता है। इसीलिए आपका कथन इतना सटीक, इतना परिमार्जित और इतना सत्य होना चाहिए जिससे बच्चा अपने जीवन में उसे आदर्श के रूप में स्वयं आकर्षित होकर अपनाएगा, तो उससे प्रभावित ना हो जाए। इसीलिए ऐसा कुछ उदाहरण मत दीजिएगा कि जिससे विद्यार्थी में आक्रामकता, उदंडता, और चाहे तो आप ऐसा भी नहीं करें कि वहाँ पे हिंसा भड़क जाए। ऐसी शब्दावली का प्रयोग आपको नहीं करना। ऐसा ट्रुथ उनको दीजिए कि सत्य भी कह दिया और किसी को बुरा भी ना लगे। इसमें एक श्लोक भी है ना आपका सत्य के लिए, क्या है वो? सत्य के लिए एक है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, क्या है ये वाला? सत्य बोले प्रिय। वो शायद सूक्ति है, वो शायद सूक्ति है, लेकिन एक श्लोक है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। अर्थात इसका अर्थ है कि सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य है, सत्य पर ही आश्रित है, सभी कुछ सत्य का ही मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज क्या चल रहा है, इसके ठीक विपरीत चल रहा है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई उस सत्य के झंडे को पकड़कर खड़ा नहीं हुआ तो फिर स्थिति विकट आ जाएगी, क्योंकि हम ये ही कलयुग में रहे हैं। तो कलयुग तब तक टिका हुआ है जब तक सत्य थोड़ा सा डिगा हुआ है, और जिस दिन सत्य हट जाएगा अपने पद से, उस दिन कलयुग अपने चरम पर आ जाएगा, जैसे कि आ ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस सत्य की ध्वजा को पकड़े रखने का दायित्व ईश्वर ने हमको दिया है, हमारे कंधे पे दिया है। इसीलिए उत्तराखंड के हजारों संस्कृत शास्त्री करने वाले विद्यार्थियों में से इस साल केवल आप 50 लोग चुने गए हैं।
और ऐसे ही प्रत्येक वर्ष कई हजार बच्चे शास्त्री करके निकल रहे हैं। मैं केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे 36 जो या 42 महाविद्यालय हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जहाँ हमारे शास्त्री की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उन सबको मिलाकर जितने भी हजार बच्चे हमारे कक्षा से पास आउट हो रहे होंगे, उनमें से सेलेक्ट होकर पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उत्तराखंड में संस्कृत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, वो सोचिए कितने महत्वपूर्ण होंगे उस ध्वजा को लहराने के लिए, जिनको सत्य के पथ का अनुसरण कर कर विद्यार्थियों में उसका बीजारोपण करना है। लेकिन अगर वहीं भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस ध्वजा को पकड़ने वाला अगर इस गुणों को धारित कर रहा है, तो फिर क्या वो ध्वजा टिकी रह सकती है? नहीं मैम, नहीं रह सकती ना। तो ऐसी स्थिति में जो विनाश है वो अपने चरम पे पहुंच जाएगा। तो हम कुछ ही लोग हैं जिनके कंधों पर ये दायित्व है, इसीलिए हमको इसका विशिष्ट रूप से अनुसरण और अनुपालन करने की आवश्यकता है। आई फॉर इंटेलिजेंस, बुद्धिमान। मैं 2 साल का था तो कैसा था और अब मैं 22 साल का हूँ तो कैसा हूँ? क्या मेरी एक्टिविटी वैसी ही है? आप घर जाते होंगे तो कई बार आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले जब एकजुट होते होंगे तो बचपन की आपकी शैतानियाँ आपको बताते होंगे, ये तो ऐसा किया करता था, ये तो वैसा किया करता था, इतना शैतान था, इतना नटखट था, गर्ल्स हैं तो ऐसी थी, चंचल थी। अब देखो कितनी गांभीर्यता आ गई है, कितना बड़े इंसान की तरह, बड़े व्यक्ति की तरह, वृद्ध जन की तरह व्यवहार नहीं करने लगा है। ऐसे कहते कि नहीं कहते हैं? या अभी भी ऐसे कहते कि चंचलता है, छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है? नहीं, अब नहीं कहते, पहले कहते थे, है ना। तो ये क्या है, हमारे इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। 18 साल तक हमें चंचलता होती है, लेकिन जैसे ही हम 18वां पार करते हैं तो हमारी बुद्धि में जितनी शक्तियों का विकास होना था वो हो चुका है। अब उसको विकसित करने की आवश्यकता है। जितनी शक्तियाँ जागृत होनी थी वो हो चुकी हैं 18 साल तक, वो गुरुओं ने कर दी हैं। अब उनको विकसित करने की आवश्यकता है कि जो स्पेशल पावर है मेरी, उसको उस क्षेत्र में मुझको लेकर आगे बढ़िए। तो 25 साल में, 30 साल में अगर हम सोच रहे हैं कि हम छोटे ही बच्चे हैं, तो भाई कैसे काम चलेगा? जब आप 11th-12th में होते हैं तो जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, ये विचार होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, शास्त्री में हमको सचेत हो जाना चाहिए, नहीं हुए कोई बात नहीं। बीएड में आ गए हो तो अब तो आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरी तो रातों की नींद ही चली गई है, मेरा चैन चला गया, मेरा सुकून चला गया, कि भाई अब तो मैं व्यवसाय में आ गया हूँ, जिसमें से मैंने अपने 2 वर्ष में से मेरे 6 मास पूर्ण होने जा रहे हैं दिसंबर में, और मेरे पास 1.5 वर्ष का ही समय है, और इस 1.5 वर्ष में मुझे टीटी भी क्लियर करना है, मुझे अपने लेक्चररशिप की तैयारी करनी है, मुझे एलटी की तैयारी करनी है, अर्थात मुझे एलटी के उस विषय में, अगर मैं साहित्य वाला हूँ तो मुझे व्याकरण अच्छे से आना चाहिए, मुझे वेद अच्छे से आना चाहिए, मुझे कर्मकांड आना चाहिए, मुझे ज्योतिष आना चाहिए, मुझे पुराण आना चाहिए, मुझे हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, उसके सारे एलिमेंट्स अच्छे से आने चाहिए, मुझे उस विषय का इतनी गहनता से अध्ययन करना, मेरे पास 1.5 वर्ष का ही समय है। ऐसी चिंता से खाना पीना और सोना तीनों ही क्या हो जाना चाहिए, विचलित हो जाना चाहिए। केवल मेरे पास अंतिम लिमिट 2 वर्ष ही रह रखी है। लेकिन आप अभी भी मस्ती मारने पर जुटे हुए हैं कि भाई बीएड है, आनंद लेते हैं हम इन 2 वर्षों का, उसके बाद जीवन पड़ा हुआ है संघर्ष करने के लिए। तो जो 2 वर्ष में नहीं कर पाए, वो 2 वर्ष के बाद जब एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो कैसे हम संघर्ष कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट के बिना? जब हमारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी आ जाएगा, सामाजिक जो कटाक्ष है वो भी हमको कटाक्षित करने लगेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में हम उस चेतना में रहेंगे कि हम अपना कोई कंपटीशन निकाल सकें? आपके पास ये 2 वर्ष हैं, आपको लगता है मुझे कोचिंग की आवश्यकता है,
तो आप जान रहे हैं कि मैं 4 बजे फ्री हो जा रहा हूँ, उसके बाद 8 बजे रात्रि तक का समय मेरे पास है, तो मैं क्यों नहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट का पता कर अपने लिए एलटी की तैयारी के लिए कोचिंग लगा दूँ। आपको लगता है मैं सेल्फ स्टडी से अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं आप 4 से 8 का समय अपने लिए निकाल कर सेल्फ स्टडी करें। अगर कोई अन्य क्षेत्र आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं मैं उसमें जाऊँ, उसके लिए तत्परता का होना आवश्यक और अनिवार्य है। आपको लगता है कि मेरा व्याकरण शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, मॉडर्न वाले बच्चों को तो विशेष रूप से इसको सोचना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के आप अध्यापक बनेंगे अगर ये स्वप्न लेकर आप आए हुए हैं और आपने सोचा हुआ है कि हिंदी का अध्यापक बन जाऊंगा, तो 2 वर्ष आपने यहाँ पे अपने व्यर्थ करने हैं। आप मॉडर्न से भी बीएड कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में व्याकरण के विद्वान आचार्य को ढूंढिए विश्वविद्यालय में, जो खाली समय मिल रहा है उस खाली समय में आचार्य से कहे, आचार्य मैं आपका समय लेना चाहता हूँ, 1 घंटे आपसे ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, चूँकि मेरा ये विषय पूर्ण नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, मैं उसको सुदृढ़ करना चाहता हूँ। हिंदी नहीं परिपक्व है तो हिंदी के विद्वान आपके यहाँ पे हैं, उनके पास खाली समय में चले जाइए। ज्योतिष नहीं है तो ज्योतिष के विद्वान अतिथि शिक्षक आए हुए हैं, उनके पास चली जाइए। साहित्य अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, किन्हीं कारणों से साहित्य के विद्वान हो तो नहीं पढ़ पाए थे, अब वातावरण मिल रहा है, सिलेबस डाउनलोड कीजिए एलटी का, क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है पार्ट में बांटिए, किस अध्यापक के पास जाना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाना है तो किसके पास जाना चाहिए, किताबों की आवश्यकता है तो लाइब्रेरी बड़ी पड़ी है, खाली समय में किताबें उपलब्ध कराइए, अपने घर में बैठिए, स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए अपने, जो कार्य 2 साल के बाद करना, अभी आपके पास प्रयुक्त संसाधन हैं, निःशुल्क आचार्य आपको मिल रहे हैं, अपना समय भी देंगे, अब आपको किताबें भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे भी, उसका लाभ लीजिए। और 2 वर्ष के बाद जैसे ही कदम बाहर विश्वविद्यालय से निकला, एलटी की पोस्ट निकली, तो ये सुनिश्चित रखिए कि एक सीट आपकी उसमें फिक्स्ड है। फिर आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, किसी का गॉडफादर उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपने इतनी गहराई से क्या किया हुआ है, मेहनत की हुई है, अब आप इसमें प्रश्न उठा सकते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और फिर से एसएससी के थ्रू में पेपर लीक हो जाए तो मैं आपको किसी क्राइटेरिया में बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं नहीं कहती हूँ कि उत्तराखंड में ही आपको नौकरी करनी चाहिए, पूरा भारत आपके लिए है, पूरा राष्ट्र आपका घर है, पूरे राष्ट्र के विद्यार्थी आपके विद्यार्थी हैं। आप सीटीईटी को क्लियर कीजिए, सेंट्रल लेवल पर जाइए और भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपने ज्ञान का विस्तार और उसको प्रसारित करने का कार्य कीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे मेरे ही घर में आराम से नौकरी मिल जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। युगों युगों तक समय काटते रहिए, प्रतीक्षा करते रहिए और परिस्थितियों का अवलोकन कीजिए, सरकार को दोष दीजिए, लोगों को दोष दीजिए, उन भ्रष्टाचारियों को दोष दीजिए, आपका समय चला जाएगा। और जो बनने वाले होते हैं वो अपने इंटेलिजेंस का राइट डायरेक्शन में यूज कर अपनी बुद्धि को बढ़ाकर उस क्षेत्र में जो मैंने चुन लिया है, अब कारण से चुना या कारण से चुना, किसी ने ज़बरदस्ती मुझे कहा या मैंने अपनी इच्छा से गुरु बनना चुना, अब आप आ चुके हैं, टैग लग चुका है और आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, भगवती की आराधना में अपना 1% यदि हम देते हैं तो भगवती उसका रिटर्न हमें 100% देती है। इसका मैं अपने साथ प्रत्यक्ष अनुभूति कर चुकी हूँ। हमें ज्ञान का 0.1% नॉलेज होगा, भगवती ने उसी 0.1% नॉलेज में ही हमें 100% उपलब्धि प्रदान कर दी, विश्व प्रसिद्धि प्रदान कर दी। तो जो इतने समर्पण से अपने ज्ञान का अर्जन और वृद्धन करेगा तो क्या भगवती उसके लिए मार्ग नहीं बनाएगी। हम सब तो ईश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं, उसकी सत्यता को स्वीकार और सत्ता को स्वीकार करने वाले हैं। हम जानते हैं मैं इतना सा करूँगा तो मुझे रास्ता अपने आप ही बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों के लिए 2 वर्ष टाइम पास करने के लिए नहीं,
बल्कि ये 2 वर्ष उस चैलेंज के लिए हैं जहाँ खाना पीना और सोना तीनों का आपको त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया विद्यार्थिनां पंच लक्षणम अल्पाहारी गृह त्यागी। कहा गया कि नहीं कहा गया? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनां पंच लक्षणम। तो वो अगर त्याग नहीं करेगा, चेष्टा नहीं करेगा कि मुझे लक्ष्य को पाना है, तो चेष्टावान नहीं होगा क्रोंच की तरह, तो लक्ष्य को कैसे पा सकता है? अगर वो ध्यानशील नहीं होगा उस बगले की तरह जो अपने ध्यान को केंद्रित कर देता है, तो कैसे अपने लक्ष्य को भेद पाएगा? ठीक वैसे ही जैसे मछली के अक्ष को भेदन किया गया था। अगर वो निंद्रा का त्यागी नहीं होगा, ऐसे अलर्ट होकर नहीं रहेगा, हमेशा एक्टिव होकर, जागरूक होकर, अवेयर होकर नहीं रहेगा स्वान की तरह, तो वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? अगर वो सूक्ष्म भोजन ग्रहण कर कर, जैसे ऋषि मुनि किया करते थे, इतना ही एक मुट्ठी भर खाओ कि जीवन सरवाइव हो सके, बाकी इसका इतनी ही उपयोगिता है कि शरीर को चला सके, क्योंकि इस शरीर में हमारी आत्मा है और इस आत्मा को संसार के लिए कई सारी क्रिया करने हैं, तो इसको इस भोग की वस्तुओं का आदि बनाकर कोई फायदा नहीं है, तो क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी भोगी बन जाएगा। अल्पाहारी, रूखा सूखा मिल रहा है तो हम खाएंगे उसी को और अपने अध्ययन पर ध्यान देंगे। बासी मिल रहा है खाएंगे उसी को, अध्ययन पर ध्यान देंगे। अल्पाहारी। और गृह त्यागी, जिसने ये सोच लिया कि मेरे घर पे ही मुझे सब कुछ मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। घर पर आपको केवल दायित्व मिलते हैं, आज मेहमान आया, आटे का थैला कुटवा कर लेकर आ जाओ, चावल कुटवा कर लेके आ जाओ, मसाला ख़त्म हो गया मसाला लेके आ जाओ, बिजली का बिल भर के लेके आ जाओ, उसकी शादी हो रही है वहाँ न्योता देकर आ जाओ, वहाँ सम्मिलित होकर आ जाओ। वहाँ केवल पारिवारिक दायित्व मिलते हैं और जिन्हें हमें निर्वाहित करना होता है। विद्यार्थी को अगर ज्ञान अर्जन करने के लिए 7 समुंदर पार जाना पड़े, तो उसे बिना इस भय के कि मुझे खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोने के लिए स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब का त्याग कर कर सीधे पहुंच जाना चाहिए ज्ञान की खोज में। इसीलिए भारत विश्व गुरु था, चूंकि इस विश्व गुरु के पास आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च स्कॉलर ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। कितने तूफान, आंधी, और हो सकता था कई सारे तो डूब के मर भी जाते रहे होंगे। उस समय ऐसी हवाई यात्राएं थोड़ी हुआ करती थी, इतने अच्छे जहाज थोड़ी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पहुँचे और यहाँ का सारा ज्ञान बटोर कर, महत्वपूर्ण शास्त्रों को बटोर कर अपने राष्ट्र ले गए। कुछ आए, फूंक कर चले गए, सारा समाप्त कर कर चले गए। आज हम केवल सुविधाओं को ढूंढते रहते हैं कि सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? जी मैम, सही कह रहे हैं मैम। तो जो उक्तियां दी गई वो हमारे लिए दी गई। अब जो आपका आनंद का समय था, जो आपका मटर गश्ती का समय था, मौज मस्ती का समय था, वो समाप्त हो चुका है बच्चों। अब आपके लिए बहुत चिंतन का समय है। लगभग 22, 23 और 24 की आपकी आयु हो चुकी होगी और इस आयु में आपको अपने व्यवसाय के प्रति सतर्क, प्रतिबद्ध, दृढ़ संकल्पित, ये सारी विचारधाराएं आपके पास होनी चाहिए। जितनी हम ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि कुंदन को जितना तपाया जाए तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो हमें उतना, जितना हम तपेंगे हम उतना निखरेंगे, और जितना हम निखरेंगे उतना हम चमकेंगे, और जितना हम चमकेंगे हमारी चमक से संसार प्रकाशित होगा। और इसीलिए अगर आपका दृष्टिकोण है कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, सरकारी अध्यापक बनना है, तो आपको अभी से अपनी कमर कस लेनी चाहिए। आने वाला टीटी मुझे निकालना है, येन केन प्रकारेण। और टीटी में भी यूटीटी तो निकले ही निकले, सीटीटी मुझे निकालना है। मेरा मेन लक्ष्य सीटीटी है। और जब टीटी निकल जाएगा तो मुझे एलटी की तैयारी भी यहीं करनी है, और इतनी अच्छे से तैयारी करनी है, इतने अच्छे नोट्स बनाने हैं
कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं भारत की कोई भी परीक्षा निकाल सकूं, उसमें एक सीट मेरी निश्चित हो। हमारे कई सारे विद्यार्थी इस डिटर्मिनेशन के साथ आते भी हैं और प्रत्येक वर्ष कई सारे विद्यार्थी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में नियुक्त भी होते हैं। और कई सारे बचने वाले, मैं जब से आई हूँ 2016 से, मैं आज भी उनको उसी रूप में देख रही हूँ जिस रूप में वो आए थे। न तब उनमें सुधार आया, न अब उनमें सुधार आया। और जब इतने वर्ष व्यतीत हो गए, 9 से 10 वर्ष, तो भविष्य में सुधार आने की तो आकांक्षा ही समाप्त हो गई होगी। तो इसीलिए इंटेलिजेंस को जितना अधिक हम बढ़ा सके ज्ञान अर्जन के द्वारा, उतना हमें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। गुरु मुझे निर्देश दे रहा है तो मेरे भले के लिए दे रहा होगा, मेरे बुरे के लिए तो नहीं दे रहा होगा। अगर मैडम कुछ समझा रही हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही होगा, बुरे के लिए तो नहीं होगा। वरना मेरी रिश्तेदार थोड़ी मैडम लगती हैं जो उनको मेरे कुछ करने से फर्क पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। मैडम का और आपका संबंध इसलिए है क्योंकि आपके हाथ में भारत के भविष्य को आना है और मैडम नहीं चाहती वो भविष्य बिगड़ जाए, उसका भविष्य खराब हो जाए। इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो आज्ञाकारी होना आवश्यक है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम ये जानते हैं कि ये व्यक्ति, हमारा जो वृद्धजन है, जो वृद्धजन है, वो मुझे ये आज्ञा क्यों दे रहा है, निर्देश क्यों दे रहा है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ होगा। और एंड में आता है नोबिलिटी, विनम्रशीलता। तो शिक्षा हमें विनम्र बनाती है और इसके लिए आपने कहा है विद्या ददाति विनय। तो अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमारे व्यवहार से कभी भी अहंकार नहीं झलकेगा, अहम का भाव हमारे अंदर नहीं होगा और तत्व हमारे अंदर कभी किसी को दिखाई नहीं देगा, जबकि वो हम सबके अंदर होता है। हमने उसे इतने अच्छे से पिटारे में बंद कर दिया, इतने सारे ताले उसमें जड़ दिए कि उसे कहा कि मन के अंदर तो हो लेकिन कभी बाहर प्रकट करने का प्रयत्न और सामर्थ्य मत दिखाना, यही आपका कर्तव्य और कार्य है। तो EDUCATION ये एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ये एजुकेशन की आवश्यकता भी है, ये एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को भी दर्शाते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता है बच्चे को निपुण बनाना, अनुशासित बनाना, उसको उपयोगी ज्ञान देना, उसको सृजनशील बनाना, उसको जागरूक बनाना, उसको सत्य के दर्शन कराना, उसे बुद्धिमान बनाना, उसे आज्ञाकारी बनाना, उसे विनम्रशील बनाना। शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें निपुण बनाती है, हमें अनुशासित बनाती है, हमें ज्ञान उपयोगी ज्ञान देती है, हमें सृजनशील बनाती है, हमें जागरूक बनाती है, हमें सत्य के दर्शन करवाती है, हमें बुद्धिमान बनाती है, हमें आज्ञाकारी बनाती है, हमें विनम्रशील बनाती है। शिक्षा का कार्य है निपुण बनाना, अनुशासित, जो भी कह लो इसे, कार्य कहो, आवश्यकता कहो, विशेषता कहो, प्रकृति कहो या महत्व कहो या उपयोगिता कहो, जिस भी रूप में आप इन सेंटेंस को देखना चाहते हैं, ये अक्षर जो एक शब्द में लिख दिया गया है, ये उन सारे चीज़ों को क्रिएट कर लेगा जिसको आप चाहते हैं। आवश्यकता के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, कार्य के रूप में आप लिख सकते हैं, उपयोगिता के रूप में आप लिख सकते हैं, इसकी प्रकृति के रूप में लिख सकते हैं, इसकी विशेषता के रूप में इसको लिख सकते हैं, जिस रूप में आप इसको चाहते हैं। और एंड में आता है जिससे हम विषय के अंदर प्रवेश करेंगे, इसकी परिभाषाएं। तो ये जो परिभाषा लिखी हुई है आपके लिए, इट इज़ अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसको आपको अच्छे से स्मरण कर लेना है। पहला है आपका आवाज आ रही है ना बच्चों? जी मैम, क्लास चल रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे लगा कहीं स्क्रीन तो गायब नहीं हो गई। तो पहला ये 3 डेफिनेशन जो आपको लिखी हुई हैं, इन्हें आपको घोट घोट के अपने मस्तिष्क के अंदर धारित कर लेना है। पहला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें ये शब्दावली पकड़ी जाती है क्वेश्चन में। किसने कहा पूर्व निहित पूर्णता की बात, किस दार्शनिक ने की? तो यहाँ दिखाई दे रहा है विवेकानंद जी ने कहा मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। पूर्व निहित पूर्णता मतलब
हमने कहा बालक के अंदर सारी शक्तियाँ पूर्व से ही विराजित हैं और उन शक्तियों का सही डायरेक्शन में हमें क्या करना है, उपयोग करना सिखाना है। जैसे हनुमान जी को सबने शक्तियाँ दे दी तो बालपन वाले थे, बाल मस्तिष्क वाले थे, उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। तो ऋषि ने कहा कि तब तक आपकी शक्तियाँ विलुप्त की जाती हैं जब तक इनकी सही आवश्यकता नहीं आन पड़ेगी, और जो आपकी शक्तियों को जागृत करेगा वो आपका गुरु होगा उस क्षण में। तो कब जागृत होती है उनकी शक्तियाँ? जब समुद्रलांघन होता है मैम। और कौन करवाता है? जामवंत जी। सुग्रीव। ठीक, सुग्रीव। उनको क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। वहाँ पे जामवंत जी भी रहते हैं, सुग्रीव भी रहते हैं, है ना। वो बहुत प्रयत्न करते रहते हैं कि जामवंत भाई नहीं। हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ पुलिया का निर्माण ही नहीं कर पा रहे हैं और हमें वहाँ 7 समुंदर पार उधर देख रहे हैं, तो लंका तो उधर है, इस सागर के पार है, क्या करना चाहिए। तो स्मृति आई कि भाई सब देवों ने इनके जन्म के समय इन्हें क्या दिया, आशीर्वाद दिया। जैसे हम नामकरण विधि अपनाते हैं, अन्नप्राशन विधि अपनाते हैं, जो संस्कार है हमारे, उस समय बड़े बुजुर्ग क्या देते हैं, आशीर्वाद ही तो देते हैं ना आके। तो खूब अच्छा नाम रोशन करे, खूब स्वस्थ हो, परिवार का नाम रोशन करे, अच्छा हो पढ़ने में, इसको खूब सारी खुशियाँ मिले, जीवन में उन्नति प्रगति करे। ये क्या है, ये पावर ही तो है, ये शक्ति ही तो, ये ब्लेसिंग ही तो शक्ति है, कुछ अलग से थोड़ी होता है। तो ऐसे ही ईश्वर लोगों ने भी उनको जो दिया है, अब बच्चे ने उसको क्या किया, उपयोग करना गलत तरीके से प्रारंभ कर दिया। तो अब गुरु का कर्तव्य है उसे राइट समय में उसके उस शक्ति का याद दिलवाना और उस शक्ति का उपयोग करना, उसको बतलाना। जब अभिमन्यु चक्र भेदन में फंस गए थे तो अभिमन्यु को उस चक्र को भेदना है, उसको सबने घेर लिया है। तो उसको भी याद करवाया गया कि भाई आपने तो अपनी माता के गर्भ में ही ज्ञान अर्जित कर लिया था, उसकी इंद्रियां उसको संकेत देने लगी। आपको तो पता है ये सारी स्थिति परिस्थिति, क्योंकि माता सुन रही थी और जितना कानों ने सुना उतना आपके कानों तक भी पहुंचा। और जैसे ही माता शयन अवस्था में चली गई, कानों ने अपना काम करना बंद कर दिया, शरीर सुषुप्ता अवस्था में चला गया, तो आपको भी नींद आ गई और आप पूरी बात सुन नहीं पाए। शक्ति उतनी ही जागृत हुई जितना कि उसकी उस समय आवश्यकता आन पड़ रही थी। तो ठीक ऐसे ही हम सबके अंदर जो हमारी जन्मजात शक्तियाँ हैं, पूर्व से निहित है हमारे अंदर, पूर्व से सृजित है हमारे अंदर, उनकी जो पूर्णता हमारे अंदर है उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए टीचर क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपके अंदर इसके लिए क्या विचार आ रहा है, मुझे बताओ। सही है तो सही की तरफ लेके जाएंगे, गलत है तो सही कर देंगे। वहाँ पर नहीं बोल पा रहे हो, कुछ कुछ बोल पा रहे हो तो कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूँ, हम उस आपकी अभिव्यक्ति को पूर्ण कर देंगे। कुछ आप बोलोगे, कुछ आपके सहपाठी बोलेंगे, हम पूर्णता की तरफ चले जाएंगे। तो विवेकानंद जी ने कहा जो अंदर छुपा हुआ ज्ञान है उसको अभिव्यक्त करने का कार्य शिक्षा का है। और हमारे जब विचार कहीं पे पूछे जाते हैं तो हमारे विचार अंदर से आते हैं और हम उसको प्रकट कर देते हैं। फिर बड़ों को उसे स्वीकार करना है कि नहीं करना है ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पक्ष इसमें ये है। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीन पर। तो यह आता है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की बात किसने की है? गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मस्तिष्क और व्यक्ति की आत्मा यदि सर्वांगीण रूप से विकसित हैं तो उसको ही मैं शिक्षा का नाम दूंगा। अगर फिजिकली कोई फिट है तो वो उसको अच्छा ज्ञान प्रदान हुआ है भाई कि कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका ज्ञान उसे है। उसका मस्तिष्क, बुद्धि, उसको सही और गलत का, जब वो गलत कर रहा था उसे टोक दिया गया, सही कर रहा था तो कहा गया और अच्छे इसको करके दिखाओ। आत्मा, वो समझ पा रहा है कि मुझे करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा सेंस उसमें जब डेवलप हो जाता है
तो उस व्यक्ति को ही मैं शिक्षित करूँगा जिसके ये तीनों पक्ष पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। और अंत में आया अरस्तु, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है, ऐसी बात इन्होंने कही। तो इसीलिए आपको कहा जाता है खाने पीने पे ध्यान दो। अगर आपका उदर भरा हुआ है तो मस्तिष्क सक्रियशील होकर कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अब ये सारा जो हमने पढ़ा, जो हमें हमारे विषय के अंदर लेकर जाएगा, वो है अंत में इसका निष्कर्ष। अंत में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का ऑल ओवर जो काम है वो है हमारे व्यवहार का परिवर्तन करना, हमें चेंज कर देना। अगर हम अनुशासित हो रहे धीरे धीरे तो हम यानी कि अनुशासनहीन से अनुशासित होने पे लगे हैं, मेरे बिहेव में चेंज आया। अगर मुझ में क्रिएटिविटी आई है, पहले मैं कुछ नहीं बना पाता था, मैं बना पा रहा हूँ, इसका अर्थ है मेरे बिहेव में चेंज आया। पहले मैं लोगों की बातों पर विश्वास कर देता था, लेकिन अब मैं उस बात की गहराई तक जाता हूँ, सत्य को फाइंड करता हूँ, तब बात कहता हूँ, इसका अर्थ है मेरे बिहेव में चेंज आया। पहले मुझे कुछ जानकारी नहीं थी किसी चीज़ की, अब मैं सब चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखता हूँ, इसका अर्थ है मुझ में चेंज आया। पहले मैं किसी की बात मानना स्वीकार नहीं करता था, अपने अहम में रहता था, लेकिन अब मैं सबकी बातों को और मतों को ध्यान से सुनता हूँ और फिर अपनी अभिव्यक्ति देता हूँ, इसका अर्थ है मुझ में चेंज आया। ऑल ओवर अगर हम देखें तो शिक्षा का कार्य है व्यक्ति को और उसके व्यवहार को, उसके नेचर को परिवर्तित करना। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया जिस चीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया जिस चीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं, उसका नाम है मनोविज्ञान। क्लियर? शिक्षा का कार्य क्या है? व्यवहार का परिवर्तन करना। और व्यवहार का परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए हमें किस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा? मनोविज्ञान का। अर्थात अगर हमें व्यवहार परिवर्तित करना सीखना है कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, तो उसके लिए हमें इस विषय को जानना जरूरी है। तब हम समझ पाएंगे कि मैंने अभी तक अपने व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन महसूस किया है। तो यहाँ से इस कथन से इसने हमें स्वीकृति दे दी कि अब अपने विषय के अंदर चले जाइए। शिक्षा का कार्य, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का दायित्व और कर्तव्य यही है व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करके परिमार्जित करना और उसे अग्रणी बनाना। तो व्यवहार परिवर्तन की ये शैली सिखाई जाती है मनोविज्ञान में कि हम किसी के व्यवहार को कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसका अध्ययन हम करेंगे मनोविज्ञान प्रश्न पत्र के अंतर्गत। कल से हम अध्ययन प्रारंभ कर देंगे साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी क्या है और एक अध्यापक के लिए इसे आधारशिला क्यों कहा गया, एक अध्यापक के लिए इसे राजपथ क्यों कहा गया है, एक आदर्श अध्यापक बनने के लिए क्यों कहा गया कि अगर आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं तो नींव साइकोलॉजी से ही रखी जाए, तो उसमें खड़ी होने वाली बिल्डिंग बहुत सुदृढ़ता से खड़ी होगी। क्लियर? तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के प्रकरण में किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।